नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो पूरी दुनिया हमारे सामने है, इतनी साफ, इतनी रंगीन, ये हमें आखिर दिखती कैसे है? हम हर पर इस चीज का अनुभव करते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसके पीछे की वजह के बारे में सोचते हैं। तो चलिए, आज इसी बुनियादी सवाल के जवाब को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, ये दुनिया हमें असल में दिखाई कैसे देती है? हमारी आंखें अपने आसपास की हर चीज को कैसे प्रोसेस कर पाती हैं? ये प्रक्रिया इतनी नेचुरल लगती है ना, कि हम इसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। पर इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। और पता है, इस पूरे के पूरे रहस्य का जवाब बस एक ही चीज में छिपा है। एक एक ऐसी चीज जिसके बिना देखना नामुमकिन है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। और वो चीज है प्रकाश। जी हाँ, लाइट। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारे देखने की पूरी प्रक्रिया टिकी हुई है। इसे हम कह सकते हैं देखने के लिए एक जरूरी कारक। तो सवाल उठता है कि आखिर ये प्रकाश है क्या चीज? अगर आसान शब्दों में कहें तो प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। इस डेफिनेशन पर थोड़ा गौर कीजिए। ये नहीं कह रही कि हम प्रकाश को देखते हैं, बल्कि ये कह रही हैं कि हम प्रकाश की मदद से देखते हैं। इस लाइन का सबसे मजेदार हिस्सा है ये शब्द, जिसकी सहायता से। मतलब प्रकाश खुद वो चीज नहीं है जिसे हम देख रहे हैं। वो तो बस एक जरिया है, एक टूल है जो हमें दूसरी चीजों को देखने में मदद कर रहा है। और यहीं पर एक बहुत आम गलतफहमी दूर हो जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम प्रकाश को देख रहे हैं, लेकिन असल में हम प्रकाश की मदद से देख रहे हैं। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, पर असल में बहुत जरूरी है। सोच कर देखिए, प्रकाश एक टूल की तरह काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है, मान लिया कि प्रकाश वो कारक है जो हमें देखने में मदद करता है। पर सवाल ये है कि ये आता कहाँ से है? अपने आप तो पैदा नहीं हो जाता है ना, इसका कोई ना कोई सोर्स तो होना ही चाहिए। तो चलिए अब इस पहेली के अगले हिस्से को सुलझाते हैं, प्रकाश का उद्गम या द ऑरिजिन ऑफ लाइट। और इसका जवाब भी बड़ा सीधा सा है। इसे कहते हैं प्रकाश स्रोत या लाइट सोर्स। परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, सूरज, घर में लगा बल्ब या फिर एक जलती हुई मोमबत्ती। यहाँ फोकस करने वाली बात क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। इसका मतलब साफ है कि प्रकाश स्रोत फंडामेंटली एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज जो प्रकाश बना रही है या फैला रही है। यही प्रकाश का कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब हमारे पास दो बातें हैं, एक है प्रकाश और दूसरा है प्रकाश स्रोत। और जब हम इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो हमें मिलता है देखने का मूल सिद्धांत। ये पूरा प्रोसेस असल में बस 2 स्टेप्स का है। पहला स्टेप, एक प्रकाश स्रोत प्रकाश निकालता है, और दूसरा स्टेप, वही प्रकाश फिर हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। देखा, बिल्कुल सीधा और सरल। इस पूरी बात को अगर एक लाइन में समझें तो वो ये है, कोई प्रकाश स्रोत नहीं तो कोई प्रकाश नहीं, और कोई प्रकाश नहीं तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सिंपल। ये तीनों एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। चलिए मान लिया प्रकाश किसी स्रोत से निकला, पर जब वो प्रकाश किसी चीज से, किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है, तो उसके बाद उसका क्या होता है? और यहीं से शुरू होती है परावर्तन और अपवर्तन की दुनिया। पर उस कहानी पर बात करेंगे अगली बार। कभी सोचा है कि जैसे ही हम अपनी आंखें खोलते हैं, ये पूरी रंगीन जीती जागती दुनिया हमें दिखाई कैसे देने लगती है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि फिजिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत सफर है। तो चलिए आज हम प्रकाश की एक किरण के साथ उसी सफर पर निकलते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, हम किसी भी चीज को देखते कैसे हैं? सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है ना? लेकिन इसका जवाब एक पूरी यात्रा में छिपा है, और वो यात्रा है प्रकाश की। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो इस कहानी का हीरो कौन है? वो है लाइट, यानी प्रकाश। लेकिन इसकी यात्रा को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ये प्रकाश आखिर है क्या चीज। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो देखिए, सबसे बेसिक लेवल पर प्रकाश यानी लाइट और कुछ नहीं, बस एनर्जी का एक फॉर्म है। सोचिए, एक जलती हुई मोमबत्ती या फिर एक बल्ब, ये क्या करते हैं? ये दूसरी तरह की एनर्जी को, जैसे केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
उसे लाइट एनर्जी में बदल देते हैं और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। अब प्रकाश की यात्रा का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना? ये हमेशा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी प्रदीप्त वस्तुओं से शुरू होती है। मतलब ऐसी चीजें जो अपनी रोशनी खुद बनाती हैं, जैसे सूरज या एक जलता हुआ बल्ब। और दूसरी तरफ होती हैं नॉन ल्यूमिनस यानी अप्रदीप्त वस्तुएं, जैसे कोई मेज, कुर्सी या किताब। इनके पास अपनी रोशनी नहीं होती और यही चीजें हमारी यात्रा में आगे चलकर पड़ाव बनने वाली हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि प्रकाश आता कहाँ से है, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता कैसे है? इसका रास्ता क्या है? क्या ये बस ऐसे ही कहीं भी चला जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी यात्रा के कुछ पक्के नियम हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नियम बहुत ही सीधे साधे हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम ये है, प्रकाश हमेशा ऑलवेज एक सीधी लाइन में चलता है। प्रकाश के इसी सीधे रास्ते को हम कहते हैं प्रकाश किरण या लाइट रे। समझ लीजिए कि इस पूरे सफर की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई है। लेकिन असल दुनिया में क्या होता है? एक अकेली किरण मिलना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर ये प्रकाश किरणें एक झुंड में चलती हैं, एक टीम की तरह। और किरणों के इसी ग्रुप को, इसी कलेक्शन को हम कहते हैं किरणपुंज, या जिसे हम आम भाषा में बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और ये जो बीम है ना, ये मोटे तौर पर 3 तरह की होती हैं। पहली होती है डाइवर्जेंट यानी अपसारी। इसमें किरणें एक पॉइंट से निकलकर बाहर की तरफ फैलती हैं, बिल्कुल टॉर्च की रोशनी की तरह। दूसरी है पैरेलल या समानांतर। इसमें सारी किरणें एक दूसरे के साथ साथ सीधी लाइन में चलती हैं। और तीसरी है कन्वर्जेंट यानी अभिसारी। इसमें किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही पॉइंट पर मिलती हैं। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की रोशनी को एक जगह इकट्ठा कर देता है ना, बस वही। तो हमारी प्रकाश किरण अब अपने सफर पर है, लेकिन जाहिर है रास्ता एकदम खाली तो नहीं है। रास्ते में उसे दुनिया की अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि हर चीज इसके साथ अलग तरह से पेश आएगी। देखिए, कुछ चीजें होती हैं ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, जैसे शीशा, पानी या हवा। ये प्रकाश को कहती हैं आओ, गुजर जाओ, कोई रोक टोक नहीं। फिर आती हैं ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी चीजें, जैसे तेल लगा हुआ कागज। ये थोड़ी सख्त होती हैं, कुछ प्रकाश को तो जाने देती हैं पर ज्यादातर को रोक लेती हैं। और आखिर में है ओपेक यानी अपारदर्शी चीजें, लकड़ी, पत्थर, धातु। ये तो प्रकाश के लिए एक दीवार की तरह है। ये कहती हैं आगे रास्ता बंद है, प्रकाश इनमें से बिल्कुल भी पार नहीं जा सकता। तो सवाल यह है कि जब प्रकाश का रास्ता किसी अपारदर्शी चीज से पूरी तरह रुक जाता है, तब क्या होता है? तब बनती है एक परछाई, एक शैडो। असल में परछाई क्या है? ये बस वो जगह है जहां प्रकाश पहुंच नहीं पाया, क्योंकि किसी ने उसका रास्ता रोक लिया था। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी, सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, क्लाइमैक्स पर। यह वो पल है जब प्रकाश किसी चीज से टकराता है और वापस लौटता है। यही वो एक पल है जो हमें देखने की काबिलियत देता है। साइंस की भाषा में इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी नॉन ल्यूमिनस चीज जैसे कि एक कुर्सी या किताब से टकराकर बाउंस बैक होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, सिर्फ और सिर्फ तभी हम उस चीज को देख पाते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला सवाल था, उसका जवाब यही है। अब इस रिफ्लेक्शन के खेल को समझने के लिए हमें इसके कुछ जरूरी किरदारों को जानना होगा। सबसे पहले है इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। ये वो किरण है जो सतह पर आकर टकराती है। टकराने के बाद जो किरण वापस लौटती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। और जिस पॉइंट पर यह किरण टकराती है, वहां से सतह पर एक 90 डिग्री की सीधी इमेजिनरी लाइन खींची जाती है, जिसे नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। इसका काम बस एंगल नापने में मदद करना है। अब इन्हीं किरदारों की मदद से 2 बहुत जरूरी एंगल्स बनते हैं। आने वाली किरण यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और लौटने वाली किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस ये 2 एंगल्स याद रखिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन का सारा राज इन्हीं में छुपा है। अब ऐसा लग सकता है कि प्रकाश का ये टकराना और लौटना तो बस यूं ही रैंडमली होता होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरा प्रोसेस 2 बहुत ही सिंपल, बहुत ही सटीक और कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत नियमों को फॉलो करता है।
ये रहे वो दो नियम। पहला नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मतलब जिस एंगल पर लाइट आएगी ठीक उसी एंगल पर वापस जाएगी, सिंपल। और दूसरा नियम, आने वाली किरण, लौटने वाली किरण और वो जो नॉर्मल हमने बनाया था, ये तीनों हमेशा एक ही फ्लैट सरफेस पर एक ही प्लेन में होते हैं। बस यही दो नियम है। दुनिया में हर रिफ्लेक्शन, चाहे वो कहीं भी हो, इन्हीं दो नियमों को फॉलो करता है। तो बस यही है वो पूरी कहानी, प्रकाश की एक सोर्स से निकलने की, किसी चीज से टकराने की और फिर हमारी आंखों में पहुंचने की। यही छोटी सी यात्रा है जो इस पूरी दुनिया को हमारे लिए विजिबल बनाती है, देखने लायक बनाती है। तो जाते जाते एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, अगर रिफ्लेक्शन के नियम इतने सीधे और सिंपल हैं तो फिर ये दुनिया हमें इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी अलग अलग क्यों दिखती है? सोचिए, एक आईने से रोशनी अलग तरह से रिफ्लेक्ट होती है और एक खुरदुरी दीवार से बिल्कुल अलग। ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें प्रकाश के कुछ और गहरे रहस्यों की तरफ ले जाता है। अगली बार जब भी कोई चीज देखें तो प्रकाश की इस अद्भुत यात्रा के बारे में एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। कभी सोचा है कि जब हम आईने में देखते हैं तो असल में क्या दिख रहा होता है? आज हम प्रकाश की इसी दिलचस्प यात्रा पर निकलेंगे और जानेंगे रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के पीछे की पूरी फिजिक्स। चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। और ये सवाल हमें ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी की दुनिया में एक कमाल के सफर पर ले जाएगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन क्या है, फिर देखेंगे कि जो इमेज बनती है वो असली है या सिर्फ एक इल्यूजन। इसके बाद हम दर्पणों की दुनिया में चलेंगे, उनके कुछ रहस्य जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ सिंपल से मैथ पर कैसे टिका है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, परावर्तन। सीधी सी बात है, जब लाइट किसी सतह से टकराती है तो होता क्या है? असल में हम जो कुछ भी देखते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है और इसके पीछे कुछ मजेदार नियम छिपे हैं। देखिए, परावर्तन ना दो तरह का होता है। एक है नियमित परावर्तन, जो एकदम चिकनी सतहों पर होता है। इसमें लाइट रेस एक साथ आती हैं और टकराकर एक साथ ही लौट जाती हैं और इसी वजह से एक साफ इमेज बनती है। दूसरी तरफ है अनियमित परावर्तन, जो खुरदुरी सतहों पर होता है। यहां लाइट रेज आती तो एक साथ है, पर टकराकर अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। यही वजह है कि हम अपना चेहरा शांत पानी में देख सकते हैं, लेकिन किसी दीवार में नहीं। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि लाइट टकराकर लौटती कैसे है, तो चलिए अब ये पता लगाते हैं कि इस टकराव से वो इमेजेस कैसे बनती हैं जिन्हें हम देखते हैं। तो एक इमेज या प्रतिबिंब बनता कहाँ है? ये वो जगह है जहां लाइट की किरणें टकराने के बाद या तो सच में मिलती हैं या फिर हमें मिलती हुई महसूस होती हैं। और ये जो महसूस होती है वाला हिस्सा है ना, ये बहुत जरूरी है। अगली स्लाइड में पता चलेगा क्यों। यहां पर दो तरह की इमेजेस हैं, रियल और वर्चुअल, यानी वास्तविक और आभासी। रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रेज सच में एक जगह पर मिलती हैं। इसे हम किसी पर्दे पर उतार सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से इमेज बनती है। और हां, ये हमेशा उल्टी होती है। दूसरी तरफ वर्चुअल इमेज तब बनती है जब किरणें सिर्फ एक जगह से आती हुई लगती हैं। ये आईने के अंदर होती हैं और इसे किसी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। तो चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जो परावर्तन के मास्टर हैं, यानी कि हमारे दर्पण या मिरर्स। मोटे तौर पर दर्पण दो तरह के होते हैं। एक तो समतल दर्पण, जो हमारे घरों में होता है, एकदम फ्लैट, और दूसरे होते हैं गोलीय दर्पण, जिनकी सतह घुमावदार होती है। जो समतल दर्पण हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उसमें बनने वाली इमेज हमेशा सीधी होती है, आभासी होती है और बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज की होती है। और एक मजेदार बात यह है कि इमेज आईने के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर हम आईने के सामने खड़े होते हैं। अब आता है असली मजा, क्योंकि जब सतहें घुमावदार होती हैं तो वो इमेजेस को बड़ा कर सकती हैं, छोटा कर सकती हैं और यहां तक कि उल्टा भी कर सकती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक चम्मच। चम्मच का जो अंदर वाला गहरा हिस्सा है वो एक अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर की तरह काम करता है, और जो बाहर वाला उभरा हुआ हिस्सा है वो एक उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। एक ही चम्मच में दोनों तरह के दर्पण। अवतल दर्पण तो कमाल के होते हैं, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। बस ऑब्जेक्ट की जगह बदलने से इमेज की हर चीज बदल जाती है, उसका साइज, उसकी जगह, सब कुछ। जैसे जब कोई चीज बहुत दूर हो तो इमेज एकदम छोटी और उल्टी बनती है,
लेकिन जैसे जैसे हम उस चीज को आईने के पास लाते हैं, इमेज बड़ी होती जाती है, और जब हम बिल्कुल पास आ जाते हैं तो इमेज सीधी और बहुत बड़ी दिखती है। इसीलिए तो शेविंग मिरर्स में इनका इस्तेमाल होता है। हमारी कार की हेडलाइट से लेके डेंटिस्ट के टूल्स तक इन दर्पणों का इस्तेमाल हर जगह होता है, जहां लाइट को एक जगह फोकस करना हो या चीजों को बड़ा करके देखना हो। अब अवतल दर्पण के मुकाबले उत्तल दर्पण का काम बड़ा सीधा साधा है। यह हमेशा एक ही तरह की इमेज बनाता है, सीधी, आभासी और वस्तु से छोटी। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि यह बहुत बड़ा एरिया दिखाता है, और यही वजह है कि गाड़ियों के साइड व्यू मिरर्स में इनका इस्तेमाल होता है। ये इमेज को छोटा जरूर करते हैं, लेकिन बदले में हमें देखने के लिए एक बहुत बड़ा एरिया देते हैं, जिससे हमारी सेफ्टी बढ़ जाती है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब कुछ एक बहुत ही शानदार गणित से कैसे जुड़ा है। इस गणित से हम पहले से ही बता सकते हैं कि इमेज कहाँ और कैसी बनेगी। अब जब बात गणित की हो रही है तो कुछ नियम तो होंगे ही। इसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ये एक तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें दर्पण का सेंटर यानी पोल हमारा ओरिजिन है। सीधी सी बात है, जो दूरियां लेफ्ट में हैं वो नेगेटिव हैं और जो दूरियां राइट में हैं वो पॉजिटिव हैं। इन नियमों से हमारे कैलकुलेशंस हमेशा सही आते हैं। और ये है वो जादुई फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। ये गोलीय दर्पणों के लिए सबसे जरूरी समीकरण है। ये तीन चीजों को एक साथ जोड़ता है: ऑब्जेक्ट की दूरी u, इमेज की दूरी v और दर्पण की फोकल लेंथ f। अगर हम इनमें से कोई दो चीजें पता हों तो हम तीसरी चीज आराम से निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन या आवर्धन से हमें पता चलता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी बड़ी या छोटी है। लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं बताता, ये भी बताता है कि इमेज सीधी है या उल्टी। मैग्निफिकेशन का साइन बहुत कुछ बता देता है। अगर इसका मान पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इमेज सीधी और आभासी है, और अगर मान नेगेटिव है तो इमेज पक्का उल्टी और वास्तविक होगी। है ना, कितना आसान। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जो उन सभी चीजों को एक साथ लाता है जो हमने आज सीखी हैं। अगर हम प्रकाश की रफ्तार से चल सकें तो क्या हमें आईने में अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इल्यूजन की, एक ऐसे जादू की जो हम रोज देखते हैं, पर वो असल में प्योर साइंस है। कभी ध्यान दिया है पानी के गिलास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है? तो सवाल ये उठता है कि जो हम देख रहे हैं क्या वो सच है या फिर यह हमारी आंखों का कोई धोखा है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ पेंसिल की नहीं है। पानी के ग्लास में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ लगता है, उसी पानी में एक नींबू रख दें तो वो अपने साइज से बड़ा दिखने लगता है। ये सब अलग अलग जादू नहीं है, इन सब के पीछे एक ही साइंटिफिक रीजन है। तो आइए इस एवरीडे मैजिक के पीछे की साइंस को समझते हैं। इसका एक नाम है और हम आज इसी के राज को खोलने वाले हैं। तो इस पहेली का जवाब है प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये होता क्या है? सीधी सी बात है, जब लाइट की किरण एक मीडियम से दूसरे में जाती है, मान लीजिए हवा से पानी में, तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, अपनी दिशा बदल लेती है। बस यही है अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। देखिए, प्रकाश का ये मुड़ना ये रैंडम नहीं होता। इसके पीछे दो पक्के नियम काम करते हैं। पहला नियम ये कहता है कि आने वाली किरण, मुड़ने वाली किरण और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। और दूसरा नियम, जिसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, वो बताता है कि एक खास एंगल का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब ये लाइट के मुड़ने का रूल बुक है, समझ लीजिए। अब जब हम ये जान गए हैं कि लाइट मुड़ती क्यों है, तो सवाल यह है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहीं पर एंट्री होती है लेंसेज की। ये वो टूल्स हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया है स्पेशली लाइट की इसी बेंडिंग पावर को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, तो लेंसेज भी दो तरह के होते हैं। एक है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, ये बाहर की तरफ उभरा होता है और लाइट के किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और दूसरा है अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस, ये अंदर की तरफ धंसा होता है और लाइट को फैला देता है यानी डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो लाइट को इस तरह मोड़ने से लेंसेज इमेजेस बना सकते हैं, और ये इमेज कैसी बनेगी ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि लेंस कौन सा है और चीज कहाँ रखी है। आगे बढ़ने से पहले दो तरह की इमेजेस का फर्क समझना जरूरी है। एक होती है रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब,
ये तब बनती है जब लाइट की किरणें सच में एक पॉइंट पर मिलती हैं। इसे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल में होता है, और ये हमेशा उल्टी होती है। दूसरी है वर्चुअल इमेज, यानी आभासी प्रतिबिंब। ये तब बनती है जब किरणें एक जगह से आती हुई लगती हैं, पर असल में मिलती नहीं। इसे स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, और ये हमेशा सीधी होती है। तो चलिए उत्तल लेंस के साथ एक सफर पर चलते हैं। मान लीजिए कोई चीज बहुत बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर, तो लेंस क्या करेगा? उससे आने वाली सारी लाइट को अपने फोकस पर जमा कर देगा। नतीजा, हमें एक रियल, उल्टी और बिल्कुल पॉइंट साइज्ड इमेज मिलेगी। अब उस चीज को थोड़ा पास लाते हैं, एक खास पॉइंट 2f1 पर। जानते हैं अब क्या होगा? इमेज अभी भी रियल और उल्टी है, लेकिन मजे की बात यह है कि अब उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल बराबर है। और थोड़ा पास लाते हैं, ठीक फोकस पॉइंट f1 पर। यहां तो कमाल ही हो जाता है। इमेज अब इन्फिनिटी पर बनती है, रियल, उल्टी और बहुत बहुत ज्यादा बड़ी, हाईली मैग्निफाइड। और आखिर में जब चीज लेंस और फोकस के बीच आ जाती है, तब हमारा उत्तल लेंस एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करने लगता है। अब ये एक वर्चुअल और सीधी इमेज बनाता है जो चीज से बड़ी होती है और हमें उसी तरफ दिखाई देती है जिस तरफ चीज रखी है। अब उत्तल लेंस के इन अलग अलग बिहेवियर्स के मुकाबले अवतल लेंस का काम बड़ा सीधा साधा है। आप चीज को कहीं भी रख दीजिए, ये हमेशा ऑलवेज एक ही तरह की इमेज बनाएगा, वर्चुअल, सीधी और चीज से छोटी। तो अब तक हमने जो भी देखा, ये सिर्फ एक फिजिकल फिनोमेना नहीं है, इसके पीछे का एक खूबसूरत गणित भी है। और ये सारा खेल इस एक छोटे से फॉर्मूले में समा जाता है, द लेंस फॉर्मूला। ये सिंपल सी इक्वेशन किसी भी पतले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी u, इमेज की दूरी v और फोकल लेंथ f को आपस में जोड़ देती है। अच्छा, आपने लेंस की पावर के बारे में सुना होगा। ये क्या है? ये बस इस बात का एक नाप है कि कोई लेंस लाइट को कितना ज्यादा मोड़ता है। इसकी यूनिट है डायोप्टर, d, और ये मीटर में नापी गई फोकल लेंथ का ठीक उल्टा होता है। तो जब किसी के चश्मे के प्रिस्क्रिप्शन पर +2.5D जैसा नंबर लिखा होता है, तो उसका मतलब क्या है? ये जो प्लस का साइन है ना, ये बताता है कि ये एक उत्तल यानी कन्वर्जिंग लेंस है। और वहीं दूसरी तरफ अगर नंबर -1.75D जैसा है, तो ये माइनस का साइन साफ साफ बताता है कि एक अवतल यानी डाइवर्जिंग लेंस है जो लाइट को फैलाता है। तो सोचिए, सबसे जरूरी बात क्या है? बात यह है कि लाइट के इन सिंपल से नियमों को समझकर ही हमने अपनी आंखों की रोशनी ठीक करने से लेके माइक्रोस्कोपिक दुनिया में झांकने और दूर की गैलेक्सीज को देखने तक का सफर तय किया है। तो अब जब लाइट को मोड़ने का ये राज खुल चुका है, जरा सोचिए हमारे आसपास ऐसे और कितने रोजमर्रा के जादू हैं जो बस साइंस के एक्सप्लेन किए जाने का इंतजार कर रहे हैं।